नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं आज जो इस समय एक सुर्खियों में भी है और लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। यह है आईवीएफ, जिसमें अब मेडिकल साइंस ने बेहद ज्यादा तरक्की कर ली है। और आईवीएफ सच मानिए आज के जमाने में हजारों परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभर रहा है, जिसमें मेडिकल साइंस लगातार तरक्की करता जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो सीनियर डॉक्टर्स मौजूद है। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर आभा माजुमदार हैं, डायरेक्टर हैं सेंटर ऑफ आईवीएफ सर गंगाराम हॉस्पिटल। मैम वेलकम। और हमारे साथ नीति तिवारी जी हैं, डॉक्टर नीति तिवारी, सीनियर कंसल्टेंट है सेंटर ऑफ आईवीएफ सर गंगाराम हॉस्पिटल। मैम आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर आभा आपसे रहेगा, क्योंकि आईवीएफ को लेकर जब हम जिक्र करते हैं तो आज के समय में ये बेहद ज्यादा प्रचलित हो चुका है। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। कई लोगों के मन में मिथ्स होते हैं आईवीएफ को लेकर। तो आईवीएफ को लेकर मैम मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है बसंत, आईवीएफ को लेके मेडिकल साइंस बेहद तरक्की कर रहा है। दुनिया का पहला आईवीएफ बेबी अब 45 इयर्स से ज़्यादा का हो गया है। इंडिया का जो है वो 35 इयर्स की हो चुकी है लड़की। सो लड़की तो खैर और भी बड़ी हो गई है। एनीवेज तरक्की हम लोग हर तरह से कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। लोगों को इसके बारे में पता चल कि आईवीएफ एक टेक्निक है जिससे अपने ही भ्रूण से, अपने ही स्पर्म और एग से बच्चा हो सकता है। ये पहले बहुत बड़ा मिथ था कि लोग सोचते थे आईवीएफ से कराएंगे तो किसी और का स्पर्म और एग यूज़ होगा। ये सब मिथ अब लोग समझने लगे हैं कि नहीं, इसमें अपना एग, अपना स्पर्म यूज़ होगा और औरत अपना बच्चा खुद पैदा करती है। सिर्फ इसमें इस आईवीएफ की टेक्निक का सहारा लेके ऐसे लोग जो खुद प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी। बिल्कुल। तो आईवीएफ का जो मैम एक नॉर्मल साइकिल रहता है, कितने समय का मैम ये साइकिल रहता है? जनरली 1 महीने में, जैसे 1 महीने में एक मेंसेस से दूसरा मेंसेस आने में 28-30 दिन लगते हैं, ऐसे आईवीएफ होने में करीब आधा महीना, मतलब 2 हफ्ते, और उसका रिजल्ट आने में 2 हफ्ते और लगते हैं। जो ऑर्डिनरी अमूमन तौर पे जो आईवीएफ साइकिल्स होती हैं उसमें 2 हफ्ते में हम एग बना लेते हैं, अगले 5 दिन में भ्रूण बना लेते हैं, फिर उसको वापस यूट्रस में उस औरत के प्रत्यारोपण कर देते हैं और वो 10-11 दिन में उसका रिजल्ट आ जाता है। ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये भी है कि हम भ्रूण बना के रख लें और फिर किसी और साइकिल में उसका प्रत्यारोपण करें, वही 14वें-15वें दिन पे, जिससे कि उससे भी 10 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है। आइडियली 1 महीने का साइकिल होता है ये। तो डॉक्टर नीति, आपसे मेरा सवाल ये है कि आईवीएफ एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में आज के समय में लोग जानना चाहते हैं और इसके साथ फ्रेंडली होना चाहते हैं। और क्योंकि हम देखते हैं, अगर आपके पास कोई कपल आता है आईवीएफ को लेकर, इस केस को लेकर, इस केस में इलाज को लेकर, तो सबसे पहले मैम आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी कपल को ये पता चल जाता है, जल्दी पता चल जाता है, वो खुद से एग्जामिन कर लेते कि हाँ दिक्कत आ रही है, तो उसमें क्या सक्सेस रेट जो है प्रभावित होता है अगर पहले इसका पता लगा लिया जाए, जितनी जल्दी पता लगा लिया जाए? डेफिनेटली। देखिए, जब कोई कपल, बेसिकली हमें समझना है कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। कि अगर कोई एक कपल 1 साल तक साथ रह रहे हैं और कोई तरह का कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज करते हैं, मतलब कॉन्डोम्स वगैरह भी यूज नहीं कर रहे हैं, साथ रहते हैं रेगुलर, और वो नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, तो उनको हेल्प की जरूरत है ना। अब ये जो हेल्प के लिए आएंगे, इन सबको आईवीएफ की जरूरत नहीं होगी। इसमें कुछ प्रतिशत लोगों को आईवीएफ की जरूरत होगी। जैसे मान लीजिए ट्यूब बंद है और वो ओपन नहीं हो सकती, या सीमन पैरामीटर्स में बहुत प्रॉब्लम है, तो उनको आईवीएफ की जरूरत है। तो अगर ये जल्दी आ जाते हैं तो इसमें ये होता है कि जो औरतें होती हैं, उनका एक समय के बाद उनका ओवेरियन रिजर्व, जिसे हम कहते हैं, वो कम होने लगता है, जो 35 ईयर्स की एज के बाद ज़्यादा देखा जाता है। तो अगर वो जल्दी आ जाती हैं तो डेफिनेटली सक्सेस रेट बेटर रहेगा। और मैम सोशल फ्रीजिंग के बारे में मैं आपसे समझना चाहूँगा कि सोशल फ्रीजिंग क्या है और इसके क्या एस्पेक्ट आप देखते हैं आईवीएफ के दौरान? देखिए, सोशल एग फ्रीजिंग आज की डेट में औरतें आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, है ना। पढ़ाई भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहती हैं, करियर में भी आगे बढ़ रही हैं, और हमारी देश की इकोनॉमी में वो पूरा साथ दे रही हैं। पर इसका एक जो बैक पॉइंट ये होता है कि जो
बच्चे पैदा करने की जो अच्छी उम्र है, जो 25 से 35 मानी जाती है, वही उम्र करियर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। सब औरतें उस समय अपने करियर में और आगे की पढ़ाई, PhD और उसके आगे भी पढ़ना चाह रही हैं। तो अब ये होता है कि 35 साल के बाद अंडे भी कम हो जाते हैं ओवरी के अंदर और उनकी क्वालिटी पे भी फर्क पड़ता है। तो वो क्या करें? तो ये जो सोशल एग फ्रीजिंग है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया है जिसकी वजह से जो हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, मतलब औरतों को एक स्वतंत्रता मिली है कि वो जब चाहें अपनी प्रेगनेंसी, अपनी फैमिली प्लान कर सकते हैं। तो अगर वो पहले, अगर मान लीजिए उनके पास पार्टनर नहीं है या वो अभी शादीशुदा नहीं है, तो वो अपनी एग फ्रीजिंग कर सकती है। और अगर उनके पास स्टेबल पार्टनर है या वो शादीशुदा है, तो वो एम्ब्रियो फ्रीजिंग कर सकती हैं। तो इनको फ्रीज करके सही समय पे रख लें और जब आगे उनको लगे कि अब हम तैयार हैं माँ बनने के लिए, फैमिली को आगे ले जाने के लिए, तो वो इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है सोशल एग फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जो औरतें जो करियर में इन्वॉल्व हैं या किसी करियर में नहीं भी है, अगर मान लीजिए उनको पार्टनर सही समय से नहीं मिल रहा है ना, शादी नहीं हो पा रही है तो वो कम से कम 35 साल से पहले अपने एग फ्रीज करा के रख ले, तो वो चिंता खत्म हो जाती है कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक भाग रही है। मैम, एक और बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि एग फ्रीज करवा लेते हैं तो आने वाले समय के लिए वो एक रिजर्व आपके पास रहता है, तो जिस समय हम प्लान करते हैं तो जो ये फ्रीजिंग कराते हैं उससे डिफ्रीज भी हमें कराना पड़ता है क्या? देखिए, जब ये एग फ्रीजिंग होती है तो वो करीब 10 साल तक आप अंडर द ART एक्ट रख सकते हैं। तो जब आप, जैसे ये आपने एग फ्रीज करके रखा, आगे चल के जब आपके पास पार्टनर है, आपकी शादी हो गई या एक स्टेबल पार्टनर है, तो फिर ये एग फ्रीज से थॉ किए जाते हैं और थॉ करके उनको स्पर्म के साथ मिला के भ्रूण बनाया जाता है। और वो भ्रूण फिर उनके अंदर प्रत्यारोपण किया जाता है, जिससे फिर प्रेगनेंसी होती है, जब भी वो तैयार हो। इसमें बस एक ही चीज है कि फ्रीज अगर एक बार एग करा ले तो IVF का यूज करना पड़ता है इनको भ्रूण बनाने में और अपने अंदर डलवाने में। वो बाधित हो जाते हैं, वो नेचुरली नहीं प्रेग्नेंट हो सकती हैं इन एग से। पर ये है कि अगर वो चाहे, मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि औरतों ने अपनी फ्रीज कराए एग्स, और उनकी आगे शादी हो गई और वो नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो गए, तो ठीक है, वो पर एक कम से कम एक दिमाग में ये नहीं रहता जोर कि मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक भाग रहा है। पर अगर इस फ्रोजन एग को यूज करना है तो जैसा डॉक्टर आभा ने कहा, IVF यूज करना ही पड़ता है। तो एक क्लैरिटी जो मुझे मिल पाई है कि अगर कोई अपने एग फ्रीज कराती है, कोई फीमेल, तो इसका मतलब वो ये मान के चले कि IVF का इस्तेमाल तो उन्हें करना ही होगा, राइट? अगर उनको जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत पड़ती है तो IVF का इस्तेमाल करना होगा। औरतें किसी भी एज में प्रेग्नेंट हो सकती हैं, 35 के बाद भी, 40 में भी, अगर पार्टनर मिल जाता है और बहुत अच्छी फर्टिलिटी और खुद प्रेग्नेंट हो जाए, तो ये एग्स वो लोग अक्सर दूसरे बच्चे के लिए भी फ्रीज कराए रखते हैं। डॉक्टर आभा, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जैसा कि हमने अभी देखा कि सोशल एग फ्रीजिंग को लेकर यहाँ पे मैम ने बात की है, और सवाल जो मैंने पूछा है फ्रीजिंग को लेकर, क्योंकि मैम आज के समय में सभी यही चाहते हैं कि हम प्रेगनेंसी को लेट प्लान करें, क्योंकि जैसा कि मैम ने बताया कि 25 से 35 की उम्र में सब अपना करियर बनाने के बारे में सोचते हैं। तो ये क्या प्रेगनेंसी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है, या फिर उसके बाद जो प्रेगनेंसी होगी, उसके बाद जो बेबी होगा, तो उसकी हेल्थ पर कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट? क्योंकि ये लोगों के मन में रहती हैं ये चीजें, ये इस तरीके के जो मिथ्स हैं वो समाज में हैं। हमारी बॉडी में एजिंग के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं और हम सब जानते हैं बालों की सफेदी से लेके और एग की क्वालिटी, दोनों चीजें धीरे धीरे कम होती जाती है। एग का नंबर भी, आदमियों का स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कम होता है बहुत एज तक, क्योंकि उनको मेनोपॉज जैसी कोई चीज नहीं होती है, पर औरतों को जनरली 50 के बाद कभी भी मेनोपॉज हो सकता है। 40 के बाद ही उनके एग के नंबर और क्वालिटी इतनी कम हो जाती है कि उससे होने वाले बच्चों में अबॉर्शन रेट बहुत ज्यादा हो जाती है। एबनॉर्मलिटीज, जैसे आपने डाउन्स सिंड्रोम के बारे में सुना है, जिसमें क्रोमोसोम 3 जुड़ जाते हैं एक साथ, माँ से 2 आ जाते हैं अलग हुए बिना। इस तरह की एबनॉर्मलिटीज जिसमें डाउन्स, पटायू, एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए जब इस उम्र की औरतें खुद से प्रेग्नेंट होती हैं तो हम हमेशा उन लोगों का टेस्ट करा लेते हैं कि कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी मदर की एज की वजह से तो नहीं आ गई है उनके अंदर। सो दीज आर द कॉमन थिंग्स जो सबसे ज्यादा हमें वरी करती हैं कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी एज रिलेटेड ना आ गई हो, और
ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है तो फर्टिलिटी भी डिक्लाइन कर रही है। फर्टिलिटी डिक्लाइन के अलावा बच्चे में और कोई प्रॉब्लम एज की वजह से नहीं आती है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स आती है ज़्यादा। बिल्कुल। तो डॉक्टर नीति, अगर आपके पास कोई केस आता है, कोई कपल आपके पास आता है आईवीएफ के लिए, और उसके सक्सेस रेट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैम, आपकी तरफ से तो यही कोशिश की जाती है कि सक्सेस रेट आपकी तरफ से जितना ज़्यादा हो सके आप वो प्रोवाइड कराएं पेशेंट को, लेकिन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मैम, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सक्सेस रेट को अफेक्ट करते हैं? देखिए, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट तो सबसे पहला फैक्टर है एज ग्रुप, जो आपने सबसे पहला प्रश्न पूछा था कि अगर वो जल्दी आ जाते हैं तो क्या उनका सक्सेस रेट बेटर है। तो अगर एज कम हो तो वो एक अच्छा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है। इसके अलावा जो औरतें हैं उनका AMH लेवल और जो आदमी हैं उनके सीमेन पैरामीटर्स जितने नॉर्मल रेंज में होंगे वो भी सक्सेस रेट को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा उनकी जो अगर बाकी लाइफस्टाइल ऐसा है कि मतलब उनका वेट बहुत ज़्यादा ना हो, है ना, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ ना हो, ये भी जैसे डायबिटीज़ वगैरह है, ये सब तो ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर आभा, जैसे किसी ने अगर आईवीएफ कराया है, कोई फीमेल है, तो क्या आईवीएफ के बाद या फिर इसके दौरान कोई स्पेशल प्रिकॉशंस फीमेल को ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको ये एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, इस चीज़ से खाने पीने में आपको दिक्कत हो सकती है, कोई ऐसी स्पेशल प्रिकॉशन होती है आईवीएफ के केसेस में? ये बसंत आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि इसी को लेके सारी मिथ्स जो है वो अराइज करती हैं कि आईवीएफ से प्रेग्नेंट हो, सीढ़ी मत चढ़ो, लेटे रहो, काम मत करो, एक्सर्शन मत करो, जिम मत जाओ, वॉक मत खाओ, ये मत खाओ, सब बिल्कुल। सो ये सब बिल्कुल बेफजूल हैं। ये सिर्फ हाइप करने के लिए ही बोली जाती हैं आईवीएफ को। इसमें एक बार एक लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो वो बिल्कुल नॉर्मल नेचुरली कंसीव प्रेगनेंसी की तरह होती है। वो औरत अपना सारा काम कर सकती है, अपनी जॉब पे जा सकती है, सीढ़ी चढ़ना, उतरना, वॉक करना। खाली इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस जो हम हर प्रेग्नेंट वुमेन को मना करते हैं, वो तो जिसमें इम्पैक्ट है, वो नॉर्मल प्रेगनेंसी को भी वही इनको भी मना होती है। नो अदर रेस्ट और ट्रीटमेंट is required। मैम, डॉक्टर नीति, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आईवीएफ कराते हैं तो हार्मोनल चेंजेस, वो तो हम देखते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल चेंजेस फीमेल की बॉडी में रहते हैं। अब ऐसे में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आईवीएफ के दौरान क्या करना चाहिए? देखिए, आईवीएफ ऐसा ट्रीटमेंट है जो 100% सक्सेस रेट नहीं देता है ना। इसका एक पर्टिकुलर सक्सेस रेट है जो एज पे और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से आईवीएफ को लेके स्ट्रेस तो होता है कपल्स में, कुछ स्ट्रेस तो स्वाभाविक है कि होगा। तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो शुरू से अच्छे से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें प्रोसेस के बारे में, समझ के चलें कि देखिए ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपको 100% सक्सेस रेट नहीं देगा, तो नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा, मैं अपने कपल्स को हमेशा ये कहती हूँ कि जब एक कपल में एक जना थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा होता है तो दूसरा थोड़ा उसको सहारा दे, स्ट्रॉन्ग बने, दोनों एक दूसरे को सहारा दें इसमें, दैट वी आर इन दिस टुगेदर, हम साथ में कर रहे हैं। और एक जो ब्लेम करने का बिल्कुल भी एटीट्यूड ना रखें कि जैसे जो आईवीएफ है वो किसी एक हो सकता है कि किसी एक पार्टनर की प्रॉब्लम की वजह से है, तो ये ना सोचें कि भाई इसकी वजह से मुझे आईवीएफ करना पड़ रहा है। ये हमेशा समझें कि ये कपल की प्रॉब्लम है, हम साथ साथ हैं इसमें। तो एक जरा थोड़ा कमजोर पड़ रहा है तो दूसरा उसका साथ दे। तो इस तरीके से उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट, और फिर अगर कभी उनको लगे कि हाँ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हमको नींद नहीं आती है, हम सो नहीं पा रहे हैं, हम ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, हमारा डे टू डे लाइफ बहुत अफेक्ट कर रहा है, प्लीज़ फील फ्री, आप अपने डॉक्टर से बात करें। कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत होगी, कुछ लोगों को साइकोलॉजिस्ट से भी काउंसलिंग की ज़रूरत होगी, है ना। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हम आपस में नहीं इसको संभाल पा रहे हैं स्ट्रेस को, तो ज़रूर बाहर आएँ इसको लेकर। बिल्कुल। डॉक्टर आभा, अभी फिलहाल जब आईवीएफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी हम किसी चीज़ को लेकर अब हम एक्सपेक्टेशन अगर पॉजिटिव रखते हैं तो जाहिर सी बात है पहली पॉजिटिविटी तो हमारे मन दिल में होनी चाहिए कि जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। वो एक बात की बात है, कोई स्पेशल सर्कमस्टांस ऐसा हो जाए। लेकिन आईवीएफ को लेकर जब हम बात करते हैं, मैम नॉर्मल लोगों से बात करते हैं, आपको इसकी समझ बेहद ज़्यादा, आप तो बल्कि विशेषज्ञ हैं इस फील्ड के, और क्या
फाइनेंशियली और साथ ही मेंटली प्रिपेयर होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आईवीएफ अगर करा रहे हैं तो हो सकता है कि एक फाइनेंशियल बर्डन हम पे पड़ जाए। इस तरीके की एक सोच रहती है आम आदमी के मन में जब वो सोचता है अपने मन में आईवीएफ के लिए जाने से पहले। आपको अगर ये मालूम हो, अभी तक आईवीएफ जो बहुत ज़्यादा पनप रहा है वो सब प्राइवेट सेंटर्स में पनप रहा है, क्योंकि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है। इसका जो इक्विपमेंट है वो बहुत कॉस्टली है, इसमें जो इंजेक्शंस लगते हैं वो बहुत कॉस्टली है। इन सब को लेके आम आदमी के लिए आईवीएफ की तैयारी करना फाइनेंशियली बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो फाइनेंशियल तैयारी करें, बहुत से लोग तो बहुत कुछ गिरवी रख के बेच बाच के आ जाते हैं, उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये मत करो, क्योंकि अगर तुम इतनी उम्मीद लगा के आए हो कि हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे आईवीएफ करा के और एक साइकिल में तुम फेल हो गए और तुमने अपना सब जमा पूंजी भी उसमें व्यर्थ कर दी, उसके लिए हम लोग इल्तजा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसे जैसे आयुष्मान बनाया है इसी तरह से आईवीएफ पेशेंट्स, क्योंकि संतान पैदा करना एक ह्यूमन राइट है। बिल्कुल। और इसको पूरा करने के लिए सिर्फ फाइनेंशियली पावरफुल लोग कर पाएँ ये नहीं होना चाहिए। वैसे आजकल अगर देखा जाए प्राइवेट सेक्टर में हर चीज़ का इलाज लाखों में जाता है, 1-2 लाख यही आईवीएफ का खर्चा है। तो एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास आराम से आईवीएफ करा लेता है, लेकिन उनको बहुत अच्छे से रेडी होना होता है नेगेटिव के लिए, कि अगर नेगेटिव आया ये पूरा सारा खर्चा रिपीट होगा। तो ये हमें काउंसलिंग में बताना बहुत ज़रूरी है कि ये मत समझना कि हमने एक साइकिल करी तो आप प्रेग्नेंट हो ही जाओगे। बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें कि अगर नहीं हुए आपका खर्चा दोबारा लगेगा, तिबारा भी लग सकता है, जितनी जिसकी ताकत होती है वो करा लेता है, पर आईवीएफ को इसके लिए प्रिपेयर करके जाना सबसे अच्छा होता है आईवीएफ के। तो मैम अब फिलहाल डॉक्टर आभा, जैसा कि आईवीएफ के लिए आपके पास जब पेशेंट आते होंगे तो जाहिर सी बात आप एग्जामिन उन्हें अच्छे से करते हैं, और जब कोई कपल मैम आपके पास आता है आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए तो कौन कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं जो सबसे पहले आप नोट डाउन करते हैं उन पेपर कि आपको ये शिकायत तो नहीं है, आपको वो शिकायत तो नहीं है, क्योंकि ये दर्शकों के लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे दर्शक प्लान कर रहे हैं आईवीएफ के लिए या फिर सोचते हैं तो वो उन्हें पहले कम से कम अपने आप को किस पैमाने पर एग्जामिन करना चाहिए कि हमें हमारे अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उससे दूरी बना लें। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज नहीं कर सकता है कपल, जैसे अपनी उम्र नहीं बदल सकता है, अपनी इयर्स ऑफ मैरिज नहीं बदल सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पे वो काम कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वेट कम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वेट पे काम कर लेना ज़रूरी है, शुरू कर देना ज़रूरी है। अगर वो नॉर्मल वेट से ज़्यादा हैं, ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, अगर थोड़ा सा भी डाइट रिस्ट्रिक्शन करते हैं और कुछ वॉकिंग या कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज भी शुरू करते हैं, ये उनके आईवीएफ सक्सेस में हेल्प करता है। तो हम सबसे पहले पेशेंट की एज, उसका वेट, उसका बीएमआई ये देखते हैं। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि वो क्यों आईवीएफ के लिए आया है, क्या उसके हस्बैंड के स्पर्म्स कम हैं या नहीं है और टेस्टिकुलर स्पर्म्स निकालने पड़ेंगे, या उसकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, क्या ऐसी कंडीशंस जैसे एंडोमेट्रियोसिस है वो है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है और वो दोबारा मतलब वो इसलिए आईवीएफ के लिए आई है। तो ये सारी चीज़ों को हम रूल आउट करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम उनसे बोलते हैं इन दिनों अगर आपका पार्टनर स्मोक करते हैं प्लीज़ मेक श्योर दैट ही स्टॉप स्मोकिंग एटलीस्ट 2 months बिफोर आईवीएफ, क्योंकि स्पर्म्स की साइकिल 70-80 दिनों की होती है। 70-80 दिन पहले जो वो कर रहे हैं वो स्पर्म्स जब हम आईवीएफ करते हैं तब रिफ्लेक्ट करेंगे। इसके अलावा बीमारियों में डायबिटीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है जिसका हम लोग हस्बैंड के लिए भी आंकन ज़रूर करते हैं। अगर हस्बैंड की डायबिटीज़ अनकंट्रोल है वो स्पर्म्स अच्छे नहीं होते हैं, ना वो अच्छा फर्टिलाइज करेंगे ना अच्छा एम्ब्रियो बनाएंगे। तो डायबिटीज़ कंट्रोल करना, लाइफस्टाइल कंट्रोल करना, स्मोकिंग बंद करना, अल्कोहल कम कर देना बहुत ज़रूरी है। बाकी कैफीन वगैरह सब प्रेगनेंसी के बाद लड़की को इम्पोर्टेंट होता है कि वो कम करे, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफर्टिलिटी को लेकर क्या हम एज ग्रुप को ही कटघरे में खड़ा करें कि केवल इनफर्टिलिटी का कारण एज ग्रुप ही है, या फिर कौन कौन सी वो और आदतें हैं जो इनफर्टिलिटी को बढ़ाती हैं जैसे स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग वगैरह? हाँ देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, इससे भी पहले मैं बताऊं, इनफर्टिलिटी नहीं बट आजकल कपल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं इनफर्टिलिटी की शिकायत लेकर, पर जब आप उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो आपको पता चलता है कि वो अपने साथ एक दूसरे के साथ समय ही नहीं बिता रहे।
आपको पता चलता है कि वो एक्चुअली नेचुरली ट्राई कर ही नहीं रहे, और जब आप उनकी डिटेल्स में हिस्ट्री लेते हैं तो आपको पता चलता है कि उन्होंने एक्चुअली ट्राई किया ही नहीं। आजकल बहुत ज्यादा मीडिया में आ रहा है एसेक्सुअल मैरिजेस, कपल्स डोंट बिलीव इन हैविंग सेक्स। अगर एसेक्सुअल मैरिजेस हैं और आप बोल रहे हैं हम 6 महीने से प्लान कर रहे हैं, बट यू हैव नॉट इवन ट्राइड 4 times इन दैट 6 months, हम नहीं सोच पाते हैं कि वो लोग प्रेग्नेंट हो सकेंगे। और उनको आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है, उन्हें प्रॉपर सेक्सुअली एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो मैम इस तरीके की जो एक सोच है समाज में वो लोग ना रखें, इसको पॉजिटिव तरीके से अपनाएं, उनके लिए मैम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये समझा जा सकता है कि लोगों के दिमाग में इसको लेके प्रश्न हो सकते हैं और नकारात्मक भावनाएं भी हो सकती हैं, पर हम आपको ये बता सकते हैं कि देखिए आईवीएफ अब एक बहुत पुरानी तकनीक हो गई। हाँ, हमारा जो पहला आईवीएफ हमारे सेंटर का जो बच्चा है वो 35 साल का हो चुका है, और भी बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं। और अब हम मैं तो अपने परिवार में देख रही हूँ, जो मैंने अपने परिवार में बच्चों को बढ़ते हुए आईवीएफ, तो हमारे पास इतना डेटा है कि जो आईवीएफ से बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह है और इंटेलिजेंट है। मतलब कोई ऐसी उनके अंदर डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज नहीं है। तो अगर कोई कपल नहीं कंसीव कर पा रहा है तो प्लीज इसको एक चांस दें, इसको एक मौका दें, है ना। इनफर्टिलिटी बहुत डिस्ट्रेसिंग हो सकती है कपल के लिए, और अगर आप इसके लिए अपने मन को बंद रखेंगे कि नहीं हम आईवीएफ नहीं करेंगे, तो आप एक सुनहरा मौका माँ बाप बनने का खो देंगे, है ना, जो आपको आईवीएफ से मिल सकता है। बिल्कुल। एक छोटी सी चीज और बता रही हूँ आपको, जो डायबिटिक औरतें हैं जिनके अनकंट्रोल डायबिटीज हैं या एपिलेप्सी है उनको, एपिलेप्सी आप जानते हैं क्या है, जिसमें दौरे आ जाते हैं, उसके लिए दवाइयाँ मिलती हैं। इन लोगों का कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी होने का रेट बच्चे में आईवीएफ से जो रेट है या नेचुरल प्रेगनेंसी के रेट से थोड़ा आईवीएफ का ज़्यादा, और आईवीएफ का जो रेट है उससे 10 गुना ज़्यादा है। वो औरतें अगर माँ बन सकती हैं तो आईवीएफ के जरिए औरतें क्यों नहीं माँ बन बिल्कुल। तो हमारे सेशन में हमने जाना कि आईवीएफ एक तकनीक है, वो किस तरीके से आज के समय में कितनी प्रभावी है। लेकिन एक बात जो आपके मन में सबसे पहले होनी चाहिए, अगर आप किसी पॉजिटिविटी के साथ आप कोई काम करने जा रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो, तो सबसे पहले पॉजिटिविटी अपने मन में रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीति, डॉक्टर आभा, आपने इस पूरे टॉपिक को क्लियर किया और जो मिथ्स थे उन पर पर्दा हटाकर आपने एक वास्तविकता जो है, एक सच्चाई है वो बताई है, और किस तरीके से एक कारगर तकनीक आज के समय में है जिस पर मेडिकल साइंस तरक्की कर चुका है, वो आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो चलिए फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहें ज़मींदार। नमस्कार।